हेलो स्टूडेंट। आज हम द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो हमने पिछली क्लास में ऑफलाइन में पढ़ाए हैं। सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। द्विघात समीकरण का हेडिंग जो होता है उसका अर्थ क्या होता है। चलिए सबसे पहले व्हाइट बोर्ड ले लिए। द्विघात समीकरण का अर्थ क्या होता है। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण का अर्थ ये हुआ, द्वि का मतलब हुआ दो, घात का मतलब हो गया पावर, और समीकरण का मतलब हो गया इक्वल या बराबर। जिस भी व्यंजक में बराबर का निशान लगा हो। जैसे कहने के मतलब एक्स स्क्वायर अगर बोला जाए तो ये एक बहुपद है, अभी बहुपद है, लेकिन यही इसको बराबर कुछ जीरो कर दिया जाए तो एक समीकरण हो जाता है द्विघात समीकरण। द्विघात, चलिए इसको पहले सबसे पहले फोल्ड कर छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले छोटा कर लेते हैं जगह स्पेस बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे द्विघात समीकरण का मतलब तो जैसे हम लोग समझ गए हैं। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले जो चैप्टर फ्लो होना चाहिए, क्या क्या पढ़ना। सबसे नंबर 1 में पढ़ना है द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण क्या है। दूसरा में पढ़ना है द्विघात समीकरण हल करने की विधि। द्विघात समीकरण हल मतलब सरल करने की विधि। तो इसके पिछले चैप्टर में पिछले जो बहुपद था, बहुपद में भी हल करने की विधि बताया गया था। उसमें 4 विधि था, ग्राफीय विधि से, और दूसरा था गुणनखंड विधि से, तीसरा था प्रतिस्थापन, चौथा था ब्रजगुणन विधि से। इसमें भी द्विघात समीकरण हल करने का विधि तीन तीन होता है। सबसे पहला इसको ए में रखा जाता है जो गुणनखंड विधि होता है। गुणनखंड विधि उसमें भी काम देता है और गुणनखंड विधि इसमें भी काम देता है। गुणनखंड विधि गुणनखंड विधि। दूसरा बी में होता है पूर्ण वर्ग विधि। बी में होता है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। अगला होता है सी में होता है। चलिए सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं, जगह स्पेस बाहर गया है। क्रॉव
चलिए यहाँ सटा देते हैं, लगा देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, सबको देखना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला विधि तीसरा सी में ना, सी में जो है पेन ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। सी में जो है, सी में है जो द्विघाती सूत्र, जिसको सीधेधारी चार्य सूत्र भी बोला जाता है। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र। इसका दूसरा नेम बोला जाए तो सीरी धारा चार्य सूत्र बोला जाता है। सीधी धारा चार्य सूत्र बोला जाता है। और जो अगला तीसरा पढ़ना है, तीसरा में द्विघात समीकरण के मूलों के प्रकृति पढ़ना है। द्विघात समीकरण के मूलों का प्रकृति। इतने पूरे चैप्टर में इतना ही पढ़ना है, इतना ही के बारे में डिस्कशन करना है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला नंबर द्विघाती समीकरण होता क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अगला पेज पे चलते हैं। पेज सिलेक्ट कर लेते हैं, दूसरा पेज नंबर। चलिए इसको बैकग्राउंड कुछ और ले लेते हैं, अपना मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। वाइट ले लेते हैं, वाइट में दिखाई नहीं दे रहा, वाइट नहीं लेंगे, दूसरा ले लेते हैं। सॉरी, वाइट ले लेते हैं, वाइट में दिखाई देता है अच्छा से। चलिए सिलेक्ट कर लिए। आगे सबसे पहला नंबर है, सबसे पहला नंबर क्या था, द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात, द्विघात, सॉरी लिखाया नहीं बढ़िया से, इसको कट कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, मिटर गया। चलिए एक नंबर इसमें डाल देते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है, भट्ट। इसको पहले क्रॉप करके छोटा कर लेते हैं, सॉरी। चलिए इसको थोड़ा सा इस प्रकार से कर लेते हैं और इस प्रकार से कर लेते हैं। द्विघात समीकरण है क्या। द्विघात समीकरण होने के लिए जैसे में एग्जाम्पल में अगर लिया जाए, एग्जाम्पल में लिया जाए, चेंज कर लेते हैं, एग्जाम्पल में लिया जाए, एग्जाम्पल में लिया जाए जैसे में 4x² प्लस प्लस मान लीजिए कि 2x प्लस में प्लस में 6 है। तो कहने के मतलब अगर ये अभी तक ये है एक क्या, ये है क्या, एक बहुपद है। अगर इसको इक्वल में लगा दिया जाता है तो समीकरण बन जाता है। तो कौन चार वाले, सॉरी, 4 के पावर में कितना है, 2, इसलिए कौन समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। 4 के पावर में अगर एक रहता तो एक घात समीकरण था। लेकिन 10th क्लास के कितने बुक में ये पढ़ना ही नहीं है घात वाला समीकरण, दो द्विघात समीकरण पढ़ना। इसलिए हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण होने के लिए द्विघात समीकरण होने के लिए, होने के लिए 4 का, सॉरी,
4 का अधिकतम घात, अधिकतम घात 2 होना चाहिए। न्यूनतम घात की चर्चा नहीं की है, अधिकतम घात 2 होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। सॉरी, इस प्रकार से कैसे हो रहा। चलिए, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। चलिए अगला पे चलते हैं। तो देखा जाए कि इसका व्यापक रूप क्या होता। जब 2 होना चाहिए तो इसका व्यापक रूप भी होगा। जिससे कहने के मतलब बहुपद में सॉरी, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता था और त्रिघातीय का भी होता था। लेकिन इसमें सिर्फ द्विघातीय समीकरण के बारे में ही चर्चा करना है, इसलिए द्विघातीय समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हो गया द्विघातीय बहुपद का समीकरण। लेकिन इक्वल लगा देते हैं, जीरो लगा देते हैं, तो ये हो गया कौची का समीकरण, द्विघातीय द्विघातीय समीकरण का व्यापक रूप हो गया। द्विघातीय समीकरण का जहां जहां ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए बराबर कभी जीरो नहीं होगा, ए जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है। जिससे कहने के मतलब अगर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये द्विघातीय समीकरण नहीं होगा। जिससे में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर जीरो, तो द्विघातीय समीकरण होगा। जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर जीरो, तो द्विघातीय समीकरण होगा। लेकिन जैसा ही अगर ए गायब हो जाता है तो द्विघातीय समीकरण नहीं हो पाएगा। जैसे में एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसे कहने के मतलब ए जिसमें नहीं हो, जिससे कहने का मतलब 4x प्लस 5 बराबर जीरो, द्विघातीय समीकरण नहीं होगा। तो अब तक पता चल गया होगा कि द्विघातीय समीकरण होने के लिए 4 का अधिकतम घात 2 होना चाहिए, इसलिए आगे देखा जाता है। उसके बाद इसमें सबसे पहले ए और बी और सी को पता करना होता है। तो अगला पेज पे चलते हैं, जिसमें ए जो होता है 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर जीरो है। अगर ए की बात किया जाए तो ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ए जो होता है ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, गुणांक होता है। और जो बी जो होता है बी एक्स का गुणांक होता है, गुणांक होता है। और सी जो होता है आचार पद होता है, आचार पद होता है। तो इसमें ए बराबर कितना है बता सकते तुम लोग। ए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है ए बराबर कितना है 5, और बी जो है बी एक्स गुणांक होता है, जो बी एक्स का गुणांक कितना -2 है ना, देखो -2 है तो कितना है -2। और सी जो है अचर पद कितना है 3 है। इसलिए ए बी सी का पता लगाना बहुत जरूरी है। इसको थोड़ा सा क्रॉप करके छोटा कर लेते हैं। चलिए ज्यादा छोटा हो गया, इसको इस प्रकार से अब पता चल रहा होगा। सॉरी, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे कहने के मतलब
अगला